बारिश से भरी अंधेरी रात में दो खूबसूरत लड़कियां हेल्प मांगने के लिए एक घर के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और चेहरों पर मासूमियत साफ झलक रही थी। इवान नाम का आदमी इंसानियत दिखाते हुए उन्हें अपने घर के अंदर आने देता है। घर के अंदर माहौल धीरे धीरे अजीब होने लगता है। इवान उनके लिए चाय बना रहा था, तभी बेल और जेनेसिस बार बार उसके करीब आने की कोशिश करने लगती हैं। उनके हर हरकत में एक अजीब सा इशारा छुपा हुआ था। वो लगातार इवान को उकसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इवान शादीशुदा आदमी था, इसलिए वह खुद को उनसे दूर रखने की पूरी कोशिश करता है। इसी बीच जेनेसिस वॉशरूम यूज करने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और तभी बेल मौका देखकर फिर से इवान को सेड्यूस करने लगती है। धीरे धीरे दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। हालत इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो इवान के कपड़े उतारने लगती है। इस बार इवान अपना कंट्रोल खो बैठता है और फिर बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन उसी पल इवान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर इवान के साथ ऐसा क्या हुआ था और उन दोनों लड़कियों ने उसके साथ ये सब क्यों किया? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है। उसका नाम इवान था। वह अपनी पत्नी कैरन और दो बच्चों के साथ में एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। कैरन भी एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, इसलिए दोनों अपनी अपनी जिंदगी में काफी बिजी रहते थे। काफी समय से पूरा परिवार एक ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहा था। बच्चे भी इस ट्रिप को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन आखिरी वक्त पर इवान के सामने कुछ जरूरी काम आ जाता है। मजबूरी में उसे घर पर ही रुकना पड़ता है, इसलिए कैरन दोनों बच्चों को लेकर एक हफ्ते का ट्रिप पर निकल जाती है। उधर इवान अपने पालतू डॉग के साथ अकेले घर पर रह जाता है। उसे क्या पता था कि यह एक हफ्ता उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी रात इवान अपने घर पर अकेला बैठा काम कर रहा था। बाहर मौसम बेहद खराब था और तेज बारिश लगातार हो रही थी। तभी अचानक उसके घर की डोर बेल बजती है। इवान दरवाजा खोलता है तो सामने दो लड़कियां खड़ी दिखाई देती हैं। उनमें से एक का नाम बेल था और दूसरे का नाम जेनेसिस। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। ठंड से कांपते हुए वो लोग इवान से कहती हैं उन्हें एक पार्टी में जाना था, लेकिन वो लोग रास्ता भटक गई और तेज बारिश की वजह से उनका फोन भी खराब हो चुका है। इवान उनकी हालत को देखकर उन्हें घर के अंदर आने देता है। वो दोनों को टॉवल देता है ताकि वो खुद को सुखा सके। इसके बाद इवान ने उन दोनों को अपना आईपैड दिया और सही रास्ता ढूंढने को कहा। कुछ देर के बाद जेनेसिस ये बताती है वो लोग अपनी मंजिल से काफी दूर आ चुके हैं। असल में टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर छोड़ गया था। इवान उनकी मदद के लिए एक नई कैब बुक कर देता है, लेकिन कैब आने में अभी करीब 45 मिनट बाकी थे। उन दोनों लड़कियों का ड्रेस बिल्कुल गीला हो चुका था, इसलिए वो लोग इवान से अपने कपड़े ड्रायर में सुखाने की परमिशन मांगते हैं। इवान हाँ कह देता है। कुछ देर के बाद बेल और जेनेसिस वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाती हैं। उसी समय इवान उनके लिए चाय बना रहा था। घर का माहौल अब धीरे धीरे अजीब और असहज महसूस होने लगा था। इसके बाद तीनों लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान बेल और जेनेसिस बार बार इवान के बेहद करीब आने की कोशिश कर रहे थे। इवान उनकी हरकतों से थोड़ा असहज महसूस करता है, इसलिए वह वहाँ से उठकर दूसरी कुर्सी में जाकर बैठ जाता है। फिर वह अपना फोन चेक करता है और देखता है कैब आने में अभी भी 20 मिनट बाकी है। माहौल को सामान्य बनाने के लिए इवान उनसे पूछता है वो दोनों क्या काम करती हैं, जिस पर वो लोग बताती हैं वो दोनों एयर होस्टेस हैं और काम के सिलसिले में अक्सर अलग अलग देशों में घूमती रहती हैं। बातचीत के दौरान बेल और जेनेसिस लगातार इवान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इवान हर बार उनसे थोड़ी दूरी बना लेता है। असल में इवान अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इसी वजह से वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। उधर दोनों लड़कियां अपनी रंगीन लाइफस्टाइल और विदेशों की कहानियां सुनाकर इवान को और भी ज्यादा बहकाने लगती है। घर का माहौल अब पहले से भी कई ज्यादा अजीब हो चुका था। इसी बीच इवान फिर से अपना फोन चेक करता है और देखता है कि कैब आने में अब सिर्फ 5 मिनट बचा है। तभी जेनेसिस वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से उठ जाती है। अब कमरे में सिर्फ बेल और इवान बच जाते हैं। बेल एक बार फिर से इवान के करीब आने की कोशिश करती है। तभी इवान के फोन पर कैब ड्राइवर का कॉल आता है। कैब उनके घर के बाहर पहुंच चुकी थी। बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है, जबकि इवान उनके कपड़े लेने अंदर चला जाता है। लेकिन कई मिनट बीत जाते हैं और अब भी दोनों बाथरूम से बाहर नहीं आती हैं। अब इवान कपड़ा लेकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। हल्की सी झिझक के साथ इवान दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, मगर अंदर का नजारा देखकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। बेल और जेनेसिस बिना कपड़े को उसके सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो जानबूझकर इवान को अपनी तरफ खींच रही हैं। पहले तो इवान खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका कंट्रोल टूट जाता है और माहौल धीरे धीरे पूरी तरह बदल जाता है। इसके बाद
तीनों के बीच की दुनिया खत्म हो जाती है। जो शुरुआत बाथरूम से होती है वो रात भर चलती रहती है। समय कब गुजर जाता है किसी को एहसास तक नहीं होता और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। इवान कुछ अजीब सा महसूस करता है। कमरे में डरावनी सी खामोशी पसरी हुई थी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है क्योंकि बिल और जेनेसिस दोनों अचानक गायब हो चुकी थी। इवान को पहले यही लगता है कि शायद बिल और जेनेसिस रात के बाद चुपचाप वहाँ से जा चुकी हैं। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से लड़कियों की हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। इवान तुरंत वहाँ पहुँचता है लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा किचन पूरी तरह बिखर चुका था। खाना, बर्तन और सामान हर तरफ फैले हुए थे जैसे कि वहाँ कोई तूफान आया हो। यह सब देखकर इवान का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो दोनों से साफ कहता है कि बहुत हो चुका और वो अब उन्हें उनके घर पर छोड़ने वाला है। लेकिन तभी उसके फोन पर उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है। इवान खुद को तुरंत नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और बात करने के लिए बाहर चला जाता है। वो फोन पर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ बता रही थी कि अंदर के हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। कॉल खत्म होने के बाद इवान वापस अंदर आता है और इस बार गुस्से में दोनों को अपने कपड़े पहनकर तुरंत घर से निकल जाने को कहता है। मगर बिल और जेनेसिस जाने का नाम तक नहीं लेती। उल्टा वो दोनों इवान की वाइफ की बनाई हुई आर्ट और पेंटिंग को खराब करने लगती है। अब इवान पूरी तरह भड़क जाता है। वो गुस्से में पुलिस बुलाने और जेल भेजवाने की धमकी देता है। लेकिन तभी बेल उसके बेहद करीब आकर एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर इवान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि वो दोनों अभी अंडर एज हैं और इवान पहले ही उनके साथ इंटीमेट हो चुका है। यानी अगर पुलिस आई तो जेल उन दोनों लड़कियों को नहीं बल्कि सीधे इवान को होगी। अब पहली बार इवान को ऐसा एहसास हुआ कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है। वहाँ इवान की वाइफ की एक फ्रेंड खड़ी थी। इवान घबराकर बेल और जेनेसिस से कहता है वो दोनों बाहर ना आए और फिर जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी वाइफ की फ्रेंड से बात करने लगता है तभी जेनेसिस अचानक पीछे से वहाँ आ जाती है और सबके सामने इवान से चिपकने लगती है। ये देखकर उसकी वाइफ की फ्रेंड पूरी तरह भड़क जाती है। वो इवान को जमकर बुरा भला कहती है और गुस्से में वहाँ से जाती है। इस घटना के बाद इवान का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वो अंदर जाते ही बिल और जेनेसिस पर जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि मामला अब उसके कंट्रोल से बाहर आ चुका था। इसलिए वो सच में पुलिस को कॉल लगा देता है। पुलिस का नाम सुनते ही पहली बार बिल और जेनेसिस के चेहरे पर डर दिखाई देता है। अब दोनों वहाँ से जाने को तैयार हो जाती हैं। इवान बिना समय गंवाए उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाता है और शहर के एक घर के बाहर छोड़कर वापस आ जाता है। लेकिन घर लौटते ही उसकी परेशानी खत्म नहीं होती। पूरा घर बुरी तरह बिखरा हुआ था। दीवारें, सामान और किचन हर जगह तबाही फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों लड़कियों ने सिर्फ घर नहीं बल्कि इवान की पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। इवान देर रात तक घर को साफ करने में लगा रहता है, फिर थककर अपने काम में बैठ जाता है। लेकिन तभी घर के अंदर से अचानक कांच टूटने की तेज आवाज गूंजती है। इवान घबराकर आवाज की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी फैमिली फोटो जमीन पर टूटी पड़ी हुई है। उस तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आने लगती है, जैसे कि किसी ने जानबूझकर उसकी सबसे कीमती चीज को निशाना बनाया हो। वह धीरे धीरे नीचे झुककर फोटो को उठाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उस पर जोरदार हमला कर देता है। अचानक हुए इस वार से इवान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। वो खुद को एक बिस्तर पर रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। घबराया हुआ इवान जोर जोर से चिल्लाता है और जेनेसिस को उसे खोलने के लिए कहता है। लेकिन तभी कमरे के अंदर बेल आती है और इस बार उसने इवान की बेटी की स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। ये देखकर इवान के चेहरे पर डर और घिन दोनों साफ दिखाई देता है। इसके बाद बेल और जेनेसिस धीरे धीरे उसके करीब आते हैं। अब दोनों मिलकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं। कमरे का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक हो चुका था। लेकिन तभी अचानक इवान के फोन पर उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है। फोन बजते ही जेनेसिस मुस्कुराते हुए इवान की तरफ देखती है और बेल उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर करने लगती है। लेकिन जब इवान ऐसा करने से मना कर देता है तब जेनेसिस उसके सामने एक और खतरनाक चाल चलती है। वो फोन उठाकर कहती है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह अभी वीडियो कॉल पर उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगी। अब इवान पूरी तरह फंस चुका था। उसके चेहरे पर डर, शर्म और मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार मजबूर होकर वो बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बेल उसके ऊपर आकर उसे जानबूझकर उकसाने लगती है। वो इतनी तेज आवाजें निकाल रही थी जैसे उसे इस खेल में पूरा मजा आ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ जेनेसिस अपने फोन पर यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। अब इवान को समझ आ चुका था कि ये दोनों सिर्फ उसके साथ खेल नहीं खेल रही थी बल्कि धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू थी। इसी बीच जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन की तरफ जाती है। यहीं पर इवान को मौका मिल जाता है। वो बेल के साथ इंटीमेट होने का नाटक करते हुए पूरी ताकत से रस्सियों को खोलने लगता है। उसके हाथ छूटते ही वो अचानक बेल को जोरदार धक्का देता है। बेल सीधे बेड से नीचे गिर जाती है। इसके बाद इवान गुस्से में जेनेसिस
जेनेसिस की तरफ भागता है। अब वह किसी भी तरह इस डरावने खेल को खत्म करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जेनेसिस फिर से उस पर हमला कर देती है। अचानक हुए वार से इवान दूसरी बार बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों लड़कियां उसे फिर से बांध देती हैं और अब उनका असली पागलपन खुलकर सामने आने लगता है। वो दोनों उसके सामने अजीब और साइको जैसी हरकतें करने लगती हैं, कभी चिल्लाती हैं और कभी उसे डराने लगती हैं। फिर वो इवान के दोनों कानों में हेडफोन लगा देती हैं और बेहद तेज आवाज से म्यूजिक चलाकर उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करने लगती हैं। इवान पूरी तरह बेबस पड़ा था। उसकी जिंदगी अब किसी डरावने नाइटमेयर से कम नहीं लग रही थी। लेकिन तभी घर के बाहर डोरबेल बजती है। दरवाजे पर लुई खड़ा था। वो इवान की वाइफ कैरन का असिस्टेंट था। लेकिन जैसे ही लुई घर के अंदर आता है, उसे इवान वहाँ कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि बेल और जेनेसिस उसे पहले ही एक कमरे में बंद कर चुकी थी। दोनों लड़कियां बहुत ही मासूमियत से लुई से झूठ बोलती हैं कि वो इवान की भतीजियां हैं। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन घर का अजीब माहौल लुई को थोड़ा असहज जरूर कर रहा था। तभी अचानक उसे घर के अंदर से एक कमरे से हल्की आवाज सुनाई देती है। लुई तुरंत उस तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी दौरान बेल और जेनेसिस चुपके से उसकी जेब से उसका इनहेलर निकाल लेती है। लुई को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद वो कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर के सीन को देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। इवान रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। लुई तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और रस्सियां खोलने लगता है, लेकिन तभी बाहर से चीजें टूटने की आवाज आने लगती है। दोनों लड़कियां कैरन की महंगी आर्ट और पेंटिंग को तोड़ रही थी। ये देखकर लुई उन्हें रोकने के लिए वहां जाने लगता है, लेकिन इवान जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है वो दोनों बेहद खतरनाक हैं, उनके पास मत जाओ। लेकिन लुई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वो बाहर जाकर बिल और जेनेसिस को रोकने की कोशिश करता है। दोनों जैसे किसी पागलपन में डूबी हुई थी। वो लगातार चीजों को तोड़ती रहती है और लुई की बात सुनने से साफ मना कर देती है। इसी बीच अचानक लुई की सांसें तेज होने लगती हैं। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा था। घबराहट में वो तुरंत अपने जेब पर हाथ डालकर इनहेलर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसकी पॉकेट में इनहेलर नहीं था। और ये बात सिर्फ बिल और जेनेसिस जानती थी कि वो उसे पहले ही चुरा चुकी थी। अब बिल और जेनेसिस का असली खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। दोनों लड़कियां लुई के इनहेलर को एक दूसरे की तरफ फेंक कर खेलने लगती हैं और बेचारा लुई हाँफते हुए अपना इनहेलर वापस लेने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें लगातार बिगड़ती जा रही थी। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन दोनों को दया नहीं आता। उल्टा वो लोग इसकी हालत पर हंस रही थी। इस भाग दौड़ में अचानक लुई का पैर फिसल जाता है और उसका सिर जोर से पास में पड़े पत्थर से टकरा जाता है। बस एक ही पल में सब खत्म हो जाता है। इसके बाद लुई वहीं पर जमीन में तड़पकर बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, बेल और जेनेसिस जोर जोर से हंसने लगती हैं, जैसे किसी इंसान का मौत उनके लिए सिर्फ एक मजाक हो। अब इवान पूरी तरह समझ जाता है कि ये दोनों सामान्य लड़कियां नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह साइको बन चुकी हैं। इसके बाद दोनों मिलकर लुई की लाश को पेपर से ढक देती हैं और उसके ऊपर पेंट करके उसे एक अजीब सी मूर्ति जैसा बना देती हैं, ताकि किसी को शक ना हो। वो लोग बड़ी चालाकी से उसकी लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका खेल यहीं खत्म नहीं होता। दोनों इवान के फोन से लुई के फोन पर मैसेज भेजती हैं, जिससे बाद में लोगों को यही लगे लुई और कैरन के बीच में अफेयर चल रहा था, और इसी वजह से गुस्से में आकर इवान ने लुई का मर्डर कर दिया। यानी वो लोग धीरे धीरे पूरा इल्जाम इवान के सिर पर डालने का प्लानिंग कर रहे थे। इसी दौरान इवान चुपके से अपने पैरों की मदद से आईपैड तक पहुंचने की कोशिश करता है कि वो किसी तरह अपने वाइफ को मैसेज भेजकर हेल्प मंगवा सके, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती। बिल और जेनेसिस उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती हैं और अगले ही पल आईपैड उठाकर बाहर फेंक देती हैं। आईपैड जमीन पर गिरते ही पूरी तरह टूट जाता है। अब दोनों लड़कियां घर के अंदर पूरी तरह तबाही मचाने लगती हैं। फर्नीचर, पेंटिंग और शीशे, वो हर चीज तोड़कर घर को तहस नहस कर देती हैं। इसके बाद वो लोग घर के गार्डन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू करती हैं। ये सब देखकर इवान के शरीर में डर दौड़ने लगता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि शायद अगला नंबर उसका है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी दोनों गर्ल्स उसके ऊपर गन तान देती हैं। गन देखते ही इवान की आवाज रुक जाती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर बचा था और आखिरकार वो पूरी तरह हार मान लेता है। अब अगली सुबह कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ जाती है। बिल और जेनेसिस इवान को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए गार्डन में ले आती हैं और फिर उसे गड्ढे में डाल देती हैं, जिसे उन्होंने रात भर खोदा था। धीरे धीरे वो उसके पूरे शरीर को मिट्टी से दबाने लगती है। बस उसका सिर बाहर छोड़ देती है ताकि वो जिंदा रहते हुए अपनी बर्बादी देख सके। इवान पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
तभी बेल और जेनेसिस उसके सामने बैठकर अपने बारे में सच बताने लगती है। वो कहती है कि वो दोनों साइको हैं और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना उनके लिए सिर्फ एक खेल है। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, उल्टा वो इन सबको एंजॉय कर रही थी। वो इवान से कहती है वो पहले भी कई शादीशुदा मर्दों को अपना शिकार बना चुकी है और इस बार उनका अगला शिकार इवान था। यानी कि शुरू से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ वो सब एक प्लान का हिस्सा था। इसके बाद जेनेसिस इवान का फोन निकालती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल इवान की बेटी की स्कूल ड्रेस पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उस वीडियो के टाइटल पर वो लिखती है हैप्पी फादर्स डे, यानी कि अगर कोई वो वीडियो देखे तो उसे ऐसा लगे जैसे इवान अपनी ही बेटी के साथ गलत काम कर रहा है। ये देखकर इवान की आंखों में डर के साथ साथ बेबसी भी साफ नजर आने लगती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी सिर्फ खत्म नहीं होने वाली थी बल्कि उसकी पहचान भी हमेशा के लिए बर्बाद होने वाली थी। इसके बाद बिल और जेनेसिस फोन वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। अब मिट्टी में दबा हुआ इवान किसी तरह अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है। बहुत मेहनत के बाद वो फोन तक पहुंच जाता है। वो जल्दी से उस वीडियो को डिलीट करना चाहता था, लेकिन घबराहट और कमजोरी में उससे गलती हो जाती है। वीडियो डिलीट होने के बजाय उस पर लाइक हो जाता है और यही छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन सकती थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कैरन अपने बच्चों के साथ घर वापस लौटती है, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही वो चौंक जाती है। पूरा घर बिखरा हुआ था, हर तरफ सामान फैला हुआ था, मगर कैरन को असली सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे लगता है कि उसके जाने के बाद इवान ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की होगी और घर का ये हाल उसी के वजह से हुआ है। और इसी डरावने और बेचैन कर देने वाले मोड़ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अब सोचने वाली बात ये है, क्या इवान कभी अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या फिर उन दोनों साइको लड़कियों का ये खतरनाक खेल उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये कहानी हमें सिखाती है कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी किसी दुश्मन से नहीं, उसकी एक पल की कमजोरी शुरू होती है। अगर कहानी ने आपको आखिर तक बांध कर रखा हो तब वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही डार्क और शॉकिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।